कि खलील की उलझन। जैसे जैसे कि होता है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताब उसके पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोच कर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। और कहानी कुछ इस प्रकार थी कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और राजधानी बेरूत में भी बस जाते हैं। वो साथ रहते हैं, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता मिलकर मिलकर बैठकर अनेक समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमति हुई। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइड पथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है और उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सियाल मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते पर आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते की बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह बड़े पद पर पहुंच नहीं सका। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि वह किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उनका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वह राष्ट्रपति बन जाएगा, भले ही वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। लेकिन उनके लिए जिन बड़े बुजुर्गों ने या गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वो रुक सकते थे। बेताब ने जल्दी से कहा, कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। अगर आपको लेबान का कानून फिर से लिखने का अधिकार हो तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताब विक्रम और उनके बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपको दिमाग से स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताब के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं कि उसने किस प्रकार की घटना है जो लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आता है आगे सत्ता के साझेदारी के रूप। अभी तक हमने सिर्फ खलील की उलझन में दो व्यक्तियों की कहानी के बारे में देखा था कि एक देश है जो कल्पना करते हैं कि उसमें अलग अलग शासन व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं, किन किन भागों में सत्ता की साझेदारी को बांटा गया है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मानते चली आ रही थी कि सरकार सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में ही रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्तियां बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ये सही कानून है। एक समस्या ये भी होती है, अगर सारी शक्तियों को अलग अलग बांट देंगे और वो अलग अलग बंटी हुई शक्तियाँ किसी भी फैसले को जल्दी लेने में और सही फैसला लेने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति तो अपना फैसला जल्दी ले सकता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा
एक ही बात पर सहमत होना, जल्दी होना, ये बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसे लोकतंत्र के शासन को अच्छा माना जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाई जाए। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। पहला, शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के बीच शक्तियों को बंटवारा। इसे हम सत्ता का अक्षितिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इससे सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं और विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनाते हैं। लोकतांत्रिक संस्था के बारे में हमने 9th समय पढ़ा था और देखा भी था कि हमारे देश में कार्यपालिका का शक्ति का उपयोग करती है और संसद हमारे अधीन कार्य करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाती है और दूसरे को लागू करती है। दूसरा है, सरकार के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता का बंटवारा होना। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हों। पूरे देश के लिए एक सरकार हो, बाकी के लिए जो हमारे जैसे एक राज्य के लिए अलग सरकार आ गई, फिर हमारे प्रांत बनते हैं, उन प्रांतों के लिए अलग सरकार आ गई। तो पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता। कई देशों में प्रांत या क्षेत्रीय सरकारें नहीं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पर संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेखन है कि केंद्र और राज्यों के बीच सरकार सत्ता का बंटवारा किस प्रकार करेगी। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है कि श्रीलंका में ही नहीं हुआ। बेल्जियम में तो काम हुआ है, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्च स्तर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को उद्धरण वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार इनका बंटवारा अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में किया गया है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषीय, धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामूहिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रबंध है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने देश के प्रचलन आरक्षित क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि जिसमें एक व्यवस्था आरक्षण रखा गया था कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाए, इनको छूट दी जाए हर कार्य के लिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए या कमज़ोर व्यक्ति हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उनको छूट वगैरह या उनको आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की जाए। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्से देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जा सकती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई भाग 2 पर चर्चा करेंगे। जैसे हम इसके दूसरा लेसन आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों को किस प्रकार अलग अलग शक्तियाँ दी जाएंगी। फोर्थ है, इसमें सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीकों से भी लक्षित कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूरी होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न राष्ट्रों के
रूप में उपलब्ध होते हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियां की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता का एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सत्ता बार बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टी के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठबंधन करती हैं। लोकतंत्र में तो हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और उद्योगी मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी संकलित देख सकते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह में भी सत्ता की भागीदारी करती हैं। इसके बारे में भी हम भाग 3 में देखेंगे कि राजनीति दल, दबाव और समूह सामाजिक आंदोलन प्रकार पर गौर करेंगे कि किस प्रकार किस प्रकार राजनीतिक आंदोलन सरकार के ऊपर अपने दबाव डालते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे भी सत्ता की भागीदारी बता सकते हैं? ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है भाई कि मॉनिटर को क्लास में बदल दिया जाए और ये सत्ता के हिस्से के अंदर आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल स्कूल के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है। अब हम एक ये चित्र देखते हैं। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? जहां जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? तो आपको जो बताना चाहता है कि सत्ता की भागदौड़ में कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और दोनों के दोनों देश के जो राष्ट्रपति हैं कहते हैं कि जो पूरे का पूरा देश है वो मेरे कब्जे में है। ऐसे ही ब्रूस है और पुतिन है, ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है हमारे हाथ में है। लोकतंत्र होने के बाद भी ये व्यवस्था हमारे पास यो की यो बनी हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सत्ता के बंटवारे में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी में 4 श्रेणियों की किस किस्म में आते हैं? ये सत्ता के साझेदारी के कौन किसके साथ रखे गए हैं? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं और इन क्वेश्चन को करने के बाद मेरे पास सेंड करना है। आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।